एलटीसी कितने प्रकार की होती है, सरकारी कर्मचारी के परिवार के कौन कौन से सदस्य एलटीसी का फायदा ले सकते हैं, होम टाउन में किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है, अगर पति और पत्नी दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं तो किसे एलटीसी में ज्यादा फायदा मिलेगा, अविवाहित सरकारी कर्मचारियों की शादी में एलटीसी का फायदा किस प्रकार से ले सकते हैं, अगर एलटीसी का ब्लॉक ईयर समाप्त हो गया है तो उसकी एलटीसी को किस प्रकार से लिया जा सकता है। अगर आपके मन में इस प्रकार के सवाल उठ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में जरूर मिल जाएंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एलटीसी रूल्स के जनरल प्रोविजंस के बारे में। सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 4 को। इस रूल में गवर्नमेंट सर्वेंट और उसके फैमिली मेंबर्स की जो एलिजिबिलिटी है एलटीसी के लिए, उसके बारे में डिटेल्ड से बताया गया है। इसके पहले पॉइंट में दिया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ या हस्बैंड और उनके 2 सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रन या स्टेप चिल्ड्रन जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हों, उनको गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली में इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनका गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रहना आवश्यक नहीं है। इसके दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि शादीशुदा बेटियों के मामले में अगर वो डाइवोर्स्ड हैं, एबंडन्ड हैं या अपने हस्बैंड से सेपरेटेड हैं या फिर वो विडो हो गई हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रहती हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, तो उनको गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली में इंक्लूड किया जाएगा। इसके तीसरे पॉइंट में दिया गया है कि पेरेंट्स और स्टेप मदर जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रहते हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, उनको फैमिली में इंक्लूड किया जाएगा। इसके चौथे पॉइंट में दिया गया है कि अनमैरिड माइनर ब्रदर और अनमैरिड या डाइवोर्स्ड या अबेंडेंड या सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड या विडोड सिस्टर को भी फैमिली में इंक्लूड किया जाएगा अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रहते हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि भाई और बहन के मामले में ये जरूरी है कि या तो भाई और बहन के जो पेरेंट्स हैं वो जीवित नहीं हो, और अगर जीवित हैं तो वो पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हों। फैमिली मेंबर्स की एलिजिबिलिटी से संबंधित इस रूल नंबर 4 के संबंध में जो क्लैरिफिकेशंस हैं वो इस प्रकार से हैं। 2 बच्चों की लिमिट के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि ये जो रूल इफेक्टिव हुए हैं 20 अक्टूबर 1997 से, अगर उससे पहले ही गवर्नमेंट सर्वेंट के पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो सभी बच्चे एलटीसी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इसी संबंध में दूसरा क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि इन रूल्स के इफेक्टिव होने की डेट से 1 साल के अंदर अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा भी एलटीसी के लिए एंटाइटल माना जाएगा। बच्चों के संबंध में तीसरा क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि अगर सेकंड चाइल्ड बर्थ में 2 या 2 से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो ये सभी बच्चे एलटीसी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वाइफ के संबंध में क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि इन रूल्स के अंदर जो वाइफ को इंक्लूड किया जाएगा एलिजिबिलिटी के लिए, वो केवल एक ही वाइफ को इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की 2 लीगली वेडिड वाइफ हैं और सेकेंड वाइफ के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दी है तो दोनों वाइफ को एलटीसी के लिए एलिजिबल माना जाएगा। इसी रूल की क्लैरिफिकेशन में दिया गया है कि डाइवोर्स्ड, एबेंडेंड, सेपरेटेड और विडोड सिस्टर के जो बच्चे हैं उनको फैमिली डिटेल में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो एलटीसी के लिए एलिजिबिलिटी में नहीं आएंगे। फैमिली मेंबर्स की डिपेंडेंसी के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि अगर फैमिली मेंबर की सभी सोर्स ऑफ इनकम को मिला करके हर महीने की जो आय है वो 9,000 रुपए से कम है तो उसको गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट माना जाएगा। फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के संबंध में क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि अगर कोई फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट अनमैरिड हैं और वो एलटीसी पर अपने होम टाउन जाती हैं और होम टाउन में उनकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद वो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट और उनके हस्बैंड दोनों ही होम टाउन से हेडक्वार्टर की जो एलटीसी है उसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब हम देखते हैं रूल नंबर 5 को, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट के होम टाउन डिक्लेरेशन से संबंधित है और गवर्नमेंट सर्वेंट अपने होम टाउन को चेंज कर सकता है या नहीं, आइए इसको देखते हैं। रूल 5 में दिया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जिस प्लेस को भी अपने होम टाउन के रूप में डिक्लेयर करेगा और कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, उसको फाइनल माना जाएगा। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी पूरी सर्विस के दौरान अपने होम टाउन को हेड ऑफ डिपार्टमेंट की परमिशन से केवल एक बार ही चेंज कर सकते हैं।
इसके बाद हम रूल नंबर 6 को देखते हैं। इस रूल में बताया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट अपने एलटीसी के प्लेस ऑफ विजिट को किस प्रकार से डिक्लेयर कर सकता है। रूल 6 में दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट या उसकी फैमिली का कोई मेंबर एनी प्लेस इन इंडिया की एलटीसी को अवेल करना चाहता है तो गवर्नमेंट सर्वेंट को एडवांस में उस प्लेस का नाम डिक्लेयर करना होगा। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंट्रोलिंग ऑफिसर की परमिशन से डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट को जर्नी शुरू करने से पहले चेंज किया जा सकता है, लेकिन अगर जर्नी शुरू हो गई है उसके बाद डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट को चेंज नहीं किया जा सकता है। इसमें आगे क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जर्नी शुरू होने के बाद डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट में केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ही चेंज के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, अगर ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि ये जो चेंज हो रहा है ये गवर्नमेंट सर्वेंट के कंट्रोल से बाहर का है। अब देखते हैं रूल नंबर 7 को। इस रूल में एलटीसी के लिए जो एडमिसिबिलिटी है डिफरेंट कंडीशंस में वो किस प्रकार से होंगी इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। रूल 7 में दिया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट एलटीसी को किसी भी प्रकार की लीव के ड्यूरेशन में ले सकते हैं, चाहे वो कैजुअल लीव है, स्पेशल कैजुअल लीव है या और कोई लीव है, किसी भी प्रकार की लीव के ड्यूरेशन में एलटीसी को अवेल किया जा सकता है। ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो वैकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं जैसे कि टीचर्स हैं, तो वो सभी गवर्नमेंट सर्वेंट वैकेशन के पीरियड में भी एलटीसी को अवेल कर सकते हैं। इस केस में वैकेशन पीरियड को रेगुलर लीव की तरह से ट्रीट किया जाएगा। डीओपीटी के 8 मई 1990 के ओएम में ये क्लैरिफाई किया गया है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और दोनों ने अलग अलग होम टाउन डिक्लेयर कर रखे हैं तो दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ अलग अलग एलटीसी को क्लेम कर सकते हैं। इसी ओएम में आगे क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि अगर हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स की तरह से एलटीसी को क्लेम करते हैं तो दूसरा स्पाउस अलग से अपनी एलटीसी को क्लेम नहीं कर सकता है। यहाँ पर बच्चों के संबंध में खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसे बच्चे जिसके माता पिता दोनों ही गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो ये बच्चे किसी एक पेरेंट के साथ ही एलटीसी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। डीओपीटी के 9 जुलाई 1991 के ओएम में हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के संबंध में ये फैसिलिटी दी गई है कि वो अपने साथ एक एस्कॉर्ट को भी ले जा सकते हैं और उस एस्कॉर्ट को भी एलटीसी के लिए एलिजिबल माना जाएगा। लेकिन इस फैसिलिटी के लिए जो कंडीशंस दी गई हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली कंडीशन दी गई है कि हर बार एलटीसी पर जाने से पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट से एस्कॉर्ट्स के लिए परमिशन लेनी होगी। दूसरी कंडीशन दी गई है कि फिजिकल डिसेबिलिटी की नेचर इस प्रकार की होनी चाहिए कि गवर्नमेंट सर्वेंट अगर एलटीसी पर जर्नी करना चाहता है तो उसके लिए एस्कॉर्ट की जो जरूरत है ये मैंडेटरी है। तीसरी कंडीशन दी गई है कि फिजिकली हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली में कोई एडल्ट फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए। चौथी कंडीशन दी गई है कि हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ एलटीसी पर कोई ऐसा पर्सन नहीं जाना चाहिए जो पहले से ही एलटीसी के लिए एलिजिबल हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ कोई ऐसा मेंबर एलटीसी पर जाता है जो एलटीसी के लिए एलिजिबल है तो उस केस में गवर्नमेंट सर्वेंट को एस्कॉर्ट की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। अब देखते हैं रूल नंबर 8 को। इस रूल में एलटीसी की डिफरेंट टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। रूल 8 के सब रूल ए में दिया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को 2 साल के ब्लॉक में एक होम टाउन एलटीसी की फैसिलिटी दी जाएगी। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के हेडक्वार्टर और होम टाउन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट सर्वेंट के हेडक्वार्टर और होम टाउन में चाहे जितना कम डिस्टेंस है गवर्नमेंट सर्वेंट होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल माना जाएगा। इसके सब रूल बी में दिया गया है कि 4 साल के एक ब्लॉक में गवर्नमेंट सर्वेंट को एक बार एनी प्लेस इन इंडिया की एलटीसी के लिए एलिजिबल माना जाएगा। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के हेडक्वार्टर और डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट के बीच के डिस्टेंस को कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट सर्वेंट के हेडक्वार्टर और डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट में चाहे जो भी डिस्टेंस है गवर्नमेंट सर्वेंट को उस प्लेस की विजिट के लिए एलिजिबल माना जाएगा।
इस रूल के क्लैरिफिकेशन में दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल होता है तो गवर्नमेंट सर्वेंट को 4 साल के एक ब्लॉक में 2 होम टाउन एलटीसी का एंटाइटलमेंट मिलता है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट एनी प्लेस इन इंडिया की एलटीसी को अवेल करना चाहता है तो उस गवर्नमेंट सर्वेंट को इन 2 होम टाउन एलटीसी में से किसी एक होम टाउन एलटीसी के बदले में ही एनी प्लेस इन इंडिया की एलटीसी ग्रांट की जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट सर्वेंट 4 साल के एक ब्लॉक ईयर में या तो 2 होम टाउन एलटीसी को अवेल कर सकता है या फिर एक होम टाउन एलटीसी और एक एनी प्लेस इन इंडिया की एलटीसी को अवेल कर सकता है। इसके सब रूल सी में दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली उसके साथ नहीं रहती है और वो उसके होम टाउन में किसी दूसरी जगह पर रहती है तो गवर्नमेंट सर्वेंट को ये ऑप्शन दिया गया है कि वो अपने सभी फैमिली मेंबर्स के संबंध में ऑल इंडिया एलटीसी की जो फैसिलिटी है उसको अवेल ना करके ईच ईयर अपने होम टाउन एलटीसी को अवेल कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली अगर होम टाउन में रहती है तो गवर्नमेंट सर्वेंट 4 साल के एक ब्लॉक में 4 बार अपने होम टाउन को विजिट करने जा सकता है। ये फैसिलिटी केवल गवर्नमेंट सर्वेंट को ही मिलेगी। गवर्नमेंट सर्वेंट के जो फैमिली मेंबर हैं उनको फिर एलटीसी की एलिजिबिलिटी में नहीं रखा जाएगा। रूल नंबर 9 में दिया गया है कि एलटीसी के जो ब्लॉक ईयर्स हैं डिफरेंट ब्लॉक ईयर्स में एलटीसी को किस प्रकार से काउंट किया जाएगा। रूल 9 में दिया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट और उसकी फैमिली के मेंबर एक ब्लॉक ईयर में अलग अलग समय पर अलग अलग ग्रुप में एलटीसी को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी ब्लॉक ईयर के लास्ट डे को अगर आउटवर्ड जर्नी हो जाती है तो ये एलटीसी उसी ब्लॉक ईयर में काउंट की जाएगी, भले ही इनवर्ड जर्नी ब्लॉक ईयर के एंड होने के बाद की किसी डेट में होती हो। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि ब्लॉक ईयर 2018 से 2021 का है तो ये ब्लॉक ईयर 31 दिसंबर 2021 तक वैलिड है। अगर इस ब्लॉक ईयर में कोई आउटवर्ड जर्नी हेडक्वार्टर से बाहर की ओर की जर्नी 31 दिसंबर को शुरू हो जाती है तो ये एलटीसी 2018 से 2021 के ब्लॉक ईयर में ही काउंट की जाएगी। इसमें जो वापसी की जर्नी है वो 2018 से 21 के ब्लॉक ईयर के बाद भी अगर है तो भी ये एलटीसी इसी ब्लॉक ईयर 2018 से 21 में काउंट की जाएगी। रूल नंबर 10 में बताया गया है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट एलटीसी को अपने ब्लॉक ईयर में नहीं ले पाता है तो वो किस प्रकार से कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। इसके रूल 10 में दिया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट 2 साल के ब्लॉक ईयर में अपना कोई होम टाउन एलटीसी अवेल नहीं कर पाता है या 4 साल के ब्लॉक ईयर में एनी प्लेस इन इंडिया की एलटीसी को अवेल नहीं कर पाता है तो गवर्नमेंट सर्वेंट को इस एलटीसी को अवेल करने के लिए नेक्स्ट 1 ईयर का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वर्तमान का ब्लॉक ईयर है 2018 से 2021 का, इस ब्लॉक ईयर की जो एलटीसी है वो 2022 के 31 दिसंबर तक अवेल की जा सकती है। रूल नंबर 11 गवर्नमेंट सर्वेंट और उसके फैमिली मेंबर्स के द्वारा एलटीसी के लिए विजिट किए जाने वाले प्लेसेस के संबंध में है। रूल 11 में दिया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट और उसके फैमिली के मेंबर एलटीसी के लिए डिफरेंट प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं। इसी रूल में आगे दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने किसी प्लेस के लिए अपनी एलटीसी को अवेल कर लिया है तो उसकी फैमिली के मेंबर के लिए जरूरी नहीं है कि वो भी उसी प्लेस के लिए एलटीसी को अवेल करें। दूसरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो किसी दूसरे प्लेस के लिए भी एलटीसी को अवेल कर सकते हैं।